ठीक है जी। तो देखिए, कल हम लोग ये प्रोग्राम बना रहे थे और हमारा ये एरर आ रहा था। ठीक है, ये एरर था कि भैया आपकी जो आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन क्लास है वो क्लास नहीं मिल रही है। अब आप सोचो कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्लास क्यों नहीं मिल रही भाई? इसके लिए हमने पैकेज भी ऐड किया, इसके लिए हमने सारा लाइब्रेरी वगैरह भी ऐड किया, सारी कहानी ऐड करी, और फिर भी हमारे पास ये क्लास नहीं मिल रही है। तो देखिए, इसके लिए बहुत सारा खोजा गया, बहुत सारी चीज़ें करी गई, है ना? तो लोग ये कह रहे थे कि भई आप एक काम करो, अपनी जार फाइल अपने लिब फ़ोल्डर के अंदर डाल दो। लेकिन वही बात है कि हम अपनी जार फाइल अपने लिब फ़ोल्डर के अंदर क्यों डालेंगे? जब हमने ऑलरेडी मैवन प्रोजेक्ट बना रखा है और यहाँ पे मैवन की डिपेंडेंसी में सारी लाइब्रेरीज़ ऑलरेडी हैं। देखिए, सम टाइम मैवन प्रोजेक्ट में ऐसा प्रॉब्लम आता है, ऐसी दिक्कतें आती हैं कि भई आपका जो जार की इन्फॉर्मेशन है, आपके मैवन प्रोजेक्ट को नहीं पता चल पा रही है समहाउ। चलिए, रीज़न जो भी हो, है ना? बट उसमें से एक रीज़न यहाँ पे मिला था जो मैंने स्टैक ओवरफ्लो पे देखा। वो रीज़न ये था कि आप अपना जो स्कोप है वो प्रोवाइडेड से कंपाइल स्टेट कर दीजिए। तो प्रोवाइडेड ये मेरा था, तो इसको मैं कंपाइल कर दिया। तो कंपाइल्ड का मतलब ये हो गया कि कंपाइल टाइम पे ही, है ना, हमारी सारी लाइब्रेरी की जो डेफिनीशन है वो हमारे इक्लिप्स को भी मिल चुकी है और हमारे मैवन प्रोजेक्ट साथ में हमारे टॉमकैट को भी मिल चुकी है। पहले हमारा टॉमकैट समहाउ हमारे इस जार को नहीं खोज पा रहा था। अल्टीमेटली हमारा प्रोजेक्ट टॉमकैट के सर्वर पे चल रहा है और टॉमकैट के अंदर जेवीएम है, उस पर हमारा प्रोग्राम पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हमने जो जार फाइल डाली थी उसका स्कोप यहाँ पे कंपाइल कर दिया। अलग अलग तरह के स्कोप होते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम ट्राई करेंगे तो होपफुली ये हमारा अब काम कर जाए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना? तो जब इस तरह का कुछ एरर आए तो इसका मतलब ये हो गया। नो क्लास डेफिनेशन एरर का मतलब ही क्या था? तो नो क्लास डेफिनेशन एरर का मतलब कि भाई हमारी जो क्लास फाइल है उसकी जो डेफिनेशन है वो मेमोरी में कहीं ना कहीं वो नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब देखिए, अब मैंने इसको चला दिया दोबारा, और दोबारा चलाने के बाद यहाँ से हमारा एप्लीकेशन अब दोबारा लॉन्च हो जाएगा। अच्छा, एप्लीकेशन ऑलरेडी मेरा लॉन्चेज होगा ब्राउज़र में। तो ये यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, एक न्यू यूज़र के लिए नया विंडो ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ से अच्छा, एक चीज़ और मैं देख लेता हूँ कि भाई क्या मैंने डेटा को इंसर्ट करने के लिए अपने डाउ लेयर में मैंने डेटा को बस परसिस्ट किया था या डेटा को कमिट भी किया था? क्योंकि जब तक आप डेटा कमिट नहीं करोगे, हाँ, परसिस्ट ही किया था मैंने, तो डेटा आपका डेटाबेस में सेव होने वाला नहीं है। तो इस बात का ध्यान रहे कि ट्रांजैक्शन ओपन करने के बाद, सेशन ओपन करने के बाद डेटा परसिस्ट कर दीजिए, और बल्कि परसिस्ट करने से पहले सेशन के ऊपर बिगन ट्रांजैक्शन चला दीजिए। तो बिगन ट्रांजैक्शन चलाने के बाद ओपन सेशन, राइट, ओपन सेशन डॉट बिगन ट्रांजैक्शन। तो बिगन ट्रांजैक्शन से आपको एक ट्रांजैक्शन का ट्रांजैक्शन बेसिकली इंटरफेस है। तो बिगन ट्रांजैक्शन जो है हमें ये इसको हम असाइन कर देंगे। अच्छा, ये कंप्यूटिंग हो रहा है अभी। ओके, तो कंट्रोल 1 करके ना इसको असाइन करते हैं, बट स्टिल ये कंप्यूट कर रहा है। बट कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कर्सर लेके जाते हैं। तो या तो नहीं कंप्यूट कर पा रहा है तो तब तक हम ट्रांजैक्शन लिख ही लेते हैं। पर ट्रांजैक्शन को लिखने के लिए इस बात का ध्यान रहे, इसके लिए भी कंप्यूट कर रहा है, कि हमें ट्रांजैक्शन जो है एक ट्रांजैक्शन पैकेज के अंदर होता है और एक हाइबरनेट पैकेज के अंदर होता है। तो हमें भाई ये ट्रांजैक्शन, ये देखिए यहाँ पे है, एक जकार्ता ट्रांजैक्शन है और एक हाइबरनेट ट्रांजैक्शन है। तो हमें हाइबरनेट का ट्रांजैक्शन लेना होता है। राइट, यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करते हैं। पता नहीं यहाँ पे इतना सारा प्रॉब्लम क्यों चल रहा है। कंट्रोल स्पेस करने के बाद ये हमें सजेस्ट करेगा वेरिएबल। ट्रांजैक्शन को बिगन करना चाहिए हमेशा, क्योंकि ट्रांजैक्शनल क्वेरीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन को बिगन करके और डेटा को परसिस्ट करने के बाद ट्रांजैक्शन को कमिट कर देना चाहिए। और ट्रांजैक्शन को कमिट करने के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेशन के साथ एसोसिएटेड रहता है। तो आप चाहो तो सेशन को लास्ट में क्लोज कर दो और ये पूरा कोड आप ट्राई कैच के अंदर लिखो, आपकी इच्छा है। आप ये ट्राई कैच के अंदर ये पूरा कोड लिखिए, ठीक है, और उसके बाद फाइनली के अंदर, ठीक है, फाइनली ब्लॉक अलग से बनाइए और ये जो ट्रांजैक्शन है इसको क्या कर दीजिए, कमेंट वमेंट कर दिया, सेशन सेशन को जो है यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। तो फाइनली में जब कुछ हो जाना हो आपका सेशन क्लोज ही हो जाएगा। बट ये लोकल वेरिएबल है, अभी यहाँ पे इसका स्कोप यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से हटा देते हैं इसे। अब इस सेशन को यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो सेशन को क्लोज करने से क्या फ़ायदा होता है इसके लिए मैं अभी आपको लाइफ साइकिल समझाऊंगा। तो ये पूरी कहानी हमें करनी होगी, और अगर यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आएगा
तो यहाँ पे आप ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस से अपना एक्सेप्शन प्रिंट कर सकते हैं, राइट। तो ये जो चेंजेस थे वो मैंने कर दिए, ये भी चेंजेस बहुत ज़रूरी थे भाई। और अब एप्लीकेशन को हम रन ऑन सर्वर कर देते हैं। यहाँ से हमने इसको फिनिश कर दिया, ठीक है, और रीस्टार्ट कर दिया। तो फाइनली जो है हमारा एप्लीकेशन चल गया, लॉन्च हो जाएगा अभी स्टार्टिंग सर्वर, ठीक है। चलिए लॉन्च हो गया और यहाँ से अब हम डेटा सेव करते हैं। लेट सपोज कि मैंने ये डेटा ले लिया, राम ले लिया, मोबाइल नंबर ले लिया यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड पासवर्ड ले लिया राम 1 2 3 और यहाँ पे रजिस्टर बटन पे हिट कर दिया। तो इस तरह से अब देखिए अगेन यहाँ पे दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई, ये कह रहा है कि बिकॉज ओपन सेशन इसकी वैल्यू नल आ रही है, ओपन सेशन की वैल्यू नल आ रही है, कहीं न कहीं नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया बिकॉज ओपन सेशन रिटर्निंग नल। अच्छा जी, ओपन सेशन नल वैल्यू क्यों रिटर्न कर रहा है भाई? ओके, तो सेशन प्रोवाइडर के अंदर चलते हैं भाई। इसको ओपन सेशन टाइप को बनाना पड़ेगा, सेशन टाइप। थोड़ा म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है आपकी तरफ से। तो हमने एक मेथड बनाया जिसका रिटर्न टाइप सेशन प्रोवाइडर दे दिया, सेशन फैक्ट्री दे दिया, सॉरी स्टैटिक मेथड है। और यहाँ से हमने अगर सेशन फैक्ट्री की वैल्यू नल है तो मैंने यहाँ से इसको रीड करा के सेशन से रिटर्न करा दिया और उसके बाद अपने डाउ लेयर में यहाँ पे ओपन सेशन मेथड चला के सेशन फैक्ट्री और ओपन सेशन से सेशन की वैल्यू निकाल ली। अब सेशन की वैल्यू, ओपन सेशन की वैल्यू यहाँ पे नल ही है, यानी कि ये लाइन ही नहीं काम कर रहा है। कुछ कहना चाह रहे हो, क्या कह रहे हो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे कुछ लाइन में आप कहना चाह रहे हो कि ये सेशन की वैल्यू नल क्यों आ रही है? एक इंटरेस्टिंग बात है भाई, सेशन की वैल्यू नल क्यों आ रही है? और उसके बाद बिगन ट्रांजेक्शन हमने सेशन के ऊपर चलाया। अच्छा, बिगन ट्रांजेक्शन करके फिर से बिगन हम क्यों कर रहे हैं? दो बार करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात, बिगन ट्रांजेक्शन हमने कर दिया, उसके बाद डेटा को परसिस्ट कर दिया, यूज़र ऑब्जेक्ट पास कर दिया और उसके बाद यहाँ से ट्रांजेक्शन को कमिट करने के बाद फाइनली हमने इसका सेशन को क्लोज ऑब्जेक्ट किया। क्यों नहीं बना रहा है सेशन फैक्ट्री प्रोवाइडर का? वो तो क्लास है। नहीं, सेशन फैक्ट्री प्रोवाइडर क्लास के इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं क्योंकि उसका स्टैटिक मेथड है ना, क्लास के नेम से कॉल कर ले रहे हैं। अच्छा, वो इस पर क्लास के नेम से कॉल कर रहे हैं ना, स्टैटिक मेथड है ये। आपका आवाज़ बहुत आता है खड़ 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 पंखा वंखा का, तो थोड़ा सा सर अभी हॉल में अकेला ही बैठा हूँ, लेकिन कभी कभी कोई आ जाता है। जनरली इधर कोई आता नहीं है, कभी कभी कोई आ ही जाता है। नहीं, जैसे वो कोई दिक्कत नहीं, आवाज़ आता है और कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं, छोटा ज़रूरी काम है तो बोलेंगे ही। लेकिन सेशन फैक्ट्री, अच्छा फिर एक काम करते हैं, रुकिए। सबसे पहला काम क्या करते हैं, डेटा को सेव करने से पहले, अब वो प्रॉब्लम तो हमारा आना बंद हो गया है और यहाँ को डेटा सेव करने से पहले इसको कमेंट कर देते हैं, रुकिए। और साथ ही साथ यहाँ पे फाइनली में कनेक्शन क्लोज का भी कोड कमेंट कर देते हैं और हम यहाँ पे एसओपी में प्रिंट करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ओपन सेशन की वैल्यू नल क्यों आ रही है। अच्छा, ये वैल्यू नल क्यों आ रही है ये हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, रुकिए। ये नल क्यों आ रही है इसका रीज़न यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन तो ठीक है। अच्छा जी, बट इसका रूट कॉज नहीं देखने में पता चल रहा है। अच्छा, दोबारा रन करते हैं तो अभी पता चलेगा रूट कॉज क्या हो सकती है। वो तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन थी। दोबारा एप्लीकेशन को यहाँ से सर्वर को बंद कर देते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा सर्वर को स्टार्ट करके चलाते हैं, ठीक है। राइट क्लिक कर दिया, रन एज, रन ऑन सर्वर कर दिया, ठीक है। यहाँ से ये ले लिया और इसको फिनिश कर दिया। ठीक है। तो और अब यहाँ से हम कुछ भी डेटा डाल के, यहाँ से कुछ भी डेटा डालने के बाद और यहाँ से रजिस्टर बटन पे हिट करते हैं और रजिस्टर बटन पे हिट करने के बाद
ओके, तो कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे एक्सेप्शन आ रही है भाई, बट आपका जो एक्सेप्शन है, अब देखिए ये कह रहा है क्लास नॉट फाउंड आ रहा है। स्टैटिक लॉगर बिल्डर करके जो क्लास है ये नहीं मिल पा रहा है भाई। तो आपको, आपने कौन सी डिपेंडेंसी डाली है भाई हाइबरनेट की? अरे भाई रुक जाओ रुक जाओ, कल मैंने एक काम गलती कर दिया था, मैंने इसके अंदर 3 डिपेंडेंसी एक्स्ट्रा डाल दिया था गलती से। ये वाली 3 डिपेंडेंसी, ये तीनों डिपेंडेंसी हमें नहीं चाहिए था, है ना, गलती से डाल दिया था, मतलब मैं नहीं चल रहा था तो डाला था, राइट। अब मुझे लग रहा है वही मेरे मेन कल्प्रिट है ना, वो डिपेंडेंसी ज़रूरी नहीं थे एक्चुअली में, ठीक है। हाँ सर, एक की जगह पे 3-3 हो गया है। तो इसी को मैं हटा देता हूँ और यहाँ से अब दोबारा मैं चलाने की कोशिश करता हूँ। बाकी यहाँ से मैंने रन ऑन सर्वर कर दिया और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से रन कर देते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन चल गई। अब यहाँ से हम ये सारा डेटा भरने के बाद यहाँ से रजिस्टर बटन पे हिट करते हैं। ठीक है, तो फाइनली जो है अब हमारा जो इतना प्रोसेसिंग चल रहा है, इसका मतलब हमारा ये देखिए टेबल टोबल बन गया और देखिए हमारा सेशन फैक्ट्री इम्प्लीमेंटेशन की क्लास बन के आ गई। तो टेबल हमारा बन गया, नेम ईमेल मोबाइल पासवर्ड ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, तो बस अब हमें क्या करना है, अपने डाउ लेयर में जाना है और ये जो सारा कोड था इसको अनकमेंट कर देना है। ठीक है तो यहाँ पे सेशन को ओपन करके ट्रांजेक्शन को करने के बाद सेशन को लास्ट में हमने क्लोज कर दिया। अब देखो, सेशन को हमने इसलिए क्लोज कर दिया कि जहाँ जहाँ मुझे अब सेशन चाहिएगा बार बार ओपन सेशन मेथड चला के सेशन को ओपन करते रहिए और आप काम करते रहिए नया। ठीक है, तो अभी मेरा टेबल तो बन गया है, सब मैसेज आया है। तो वो जो हमने कल डिपेंडेंसी डाली थी उसकी वजह से वो हमें प्रॉब्लम कर रहा था और फिर अब मैं इसको रन एंड सर्वर करता हूँ। तो आई होप इस बार जो है अब ये कहानी चला देगा और हमारा डेटा भी इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम क्या समझ पा रहे हैं कि हम हाइबरनेट एप्लीकेशन को यहाँ वेब से कैसे चलाएंगे, वेब एप्लीकेशन बना के कैसे चलाएंगे। अब अगर हम आज जेएसपी से चला ले रहे हैं, कल को एमवीसी पे चलाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 2 3 4 ऐसे रजिस्टर बटन पे हिट मारते हैं। अब देखिए रजिस्टर करेंगे तो रजिस्टर होने के बाद क्या होगा, यहाँ ब्लैंक पेज आएगा, हमें कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि इसके लिए हमें कोई कोडिंग नहीं कर रखी है, राइट। रजिस्टर होने के बाद अगर लॉगिन पेज पे भेजना है तो हम भेज देंगे, बट ब्लैंक आ रहा है। और देखिए यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी भी फायर हो गई है। अब देखिए इसीलिए ये सब लगाया जाता है कि आप ये क्वेरी वगैरह चले तो आपको दिखे और आपका डेटा डेटाबेस में आ गया कि नहीं। तो यहाँ पे शो टेबल करते हैं तो आपका टेबल शो हो जाएगा। अब यहाँ पे EMP123 और यूज़र123, तो यूज़र123 हमारे टेबल का नाम था तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र123 कर देंगे तो हमारा डेटा आ गया। देखिए सारा डेटा एकदम परफेक्ट तरीके से आ रहा है। चलिए भाई, तो क्वेश्चन है कि सर आपने इस वाली एप्लीकेशन को कैसे कैसे बनाया, तो ज़रा एक बार आप समझाइए, पूरा फ्लो समझाइए, प्रोसेस समझाइए। देखिए मैंने क्या करा ना, इस बार एक मैवन प्रोजेक्ट बनाया, इसमें नया चीज़ें क्या चेंजेस हम कर रहे हैं। तो हम लोग पहले ही एप्लीकेशन जो हमने हाइबरनेट की बनाई उसमें हाइबरनेट का कोर का लाइब्रेरी यूज़ करा, बट अभी हम हाइबरनेट कोर ही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे भी। बट हाइबरनेट को हम वेब के थ्रू चलाना चाह रहे थे। अल्टीमेटली हम कोर जावा का तो प्रोजेक्ट बनाएंगे नहीं भाई, कोर जावा का प्रोजेक्ट कौन बनाता है भाई, मतलब बेसिक यहाँ पे कंसोल से इनपुट लो। तो जब इनपुट वेब से होने लगे और वेब पे काम होने लगे तो मज़ा आने लगता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाता है थोड़ा सा। तो इसीलिए इसको हमने ले लिया। तो हमें एमवीसी तो पढ़ा नहीं था, इसीलिए मैंने फाइल में जाके न्यू में जाके यहाँ से हम मैवन प्रोजेक्ट बनाते हैं। अच्छा, आप मैवन प्रोजेक्ट की जगह पे डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बना सकते थे, बट मैवन स्टाइल का प्रोजेक्ट बनाने का ये फायदा होता है कि आप 4 बार डाउन लोगे तो आपको अलग से लाइब्रेरी डाउनलोड करने की नहीं पड़ेगी ज़रूरत। और यहाँ से हम लोगों ने इसको वेब आर्कटाइप ले लिया था। देखिए वेब आर्कटाइप लेने का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर वेब वेब की कैपेबिलिटी आ गई, वेब एप्लीकेशन की कैपेबिलिटी आ गई, एक इंटरप्राइज एप्लीकेशन की कैपेबिलिटी आ गई। अब इंटरप्राइज एप्लीकेशन में क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, उसमें एसआरसी होता है, वेब ऐप होता है, वेब डॉट एक्सएमएल होती है ना, लिब होता है, अलग अलग तरह के फोल्डर होते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे रिसोर्सेज वगैरह भी देखिए बन के आ जाता है।
और साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो ये जो वेब एप्लीकेशन होती है, इसमें देखिए एक एसआरसी मेन जावा आ रहा है, एसआरसी मेन रिसोर्स आ रहा है, एसआरसी मेन टेस्ट आ रहा है। तो ये टेस्ट की जरूरत नहीं होती है, ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए करा जाता है। अगर आप कोई टेस्ट केस वगैरह बना रहे हो एप्लीकेशन का, तो यहाँ टेस्ट को यूज़ करो। और टेस्टिंग के कोड को लिखने के लिए, अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो तो, अगर अभी नहीं कर रहे हो तो आप डिलीट मार सकते हो। अभी अभी आपको ज़रूरत नहीं है एसआरसी टेस्ट की, ठीक है। और साथ ही साथ में यहाँ पे अगर आप pom.xml में जाओगे तो एक डिपेंडेंसी टेस्टिंग के लिए ऑलरेडी आती है, जब भी आप कोई मेवन प्रोजेक्ट बनाते हो, और वो होता है हमारा जे यूनिट की। जे यूनिट होता है यूनिट टेस्टिंग के लिए, एप्लीकेशन को बनाने के लिए। तो यूनिट टेस्टिंग के बारे में भी आपको बताऊंगा आगे चल के। तो इसलिए अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हम तो हटा देते हैं यहाँ से, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, ठीक है। लेकिन अगर आपने जार फाइल हटाया तो टेस्ट फोल्डर को डिलीट करना मैंडेटरी है, नहीं तो फिर वो एरर आने लगता है। अब टेस्ट चला गया तो टेस्ट का रिसोर्स भी हटा दीजिए, ज़रूरत नहीं है हमें, टेस्ट रिसोर्स भी नहीं चाहिए हमें, है ना। तो देखिए इस तरह से हमने बहुत सारा फोल्डर यहाँ पे कम कर दिया। अब देखिए ये टारगेट एनोटेशन, टेस्ट का एनोटेशन भी हमें नहीं चाहिए, तो वो भी हटा देते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरह से देखिए हमने कई सारे फोल्डर को यहाँ डिलीट करके प्रोजेक्ट को थोड़ा छोटा कर दिया। अब एसआरसी मेन है, एसआरसी रिसोर्स है, ये जेआरई की लाइब्रेरी, ये मेवन डिपेंडेंसी, ये टारगेट। अब टारगेट फोल्डर क्या बनता है, जब भी कोई मेवन प्रोजेक्ट बनता है भाई, तो हर एक मेवन प्रोजेक्ट में टारगेट फाइल बनती है। टारगेट के अंदर ही सारी चीज़ें जाके स्टोर होती है उस तरह से, ठीक है। हमारा जो भी प्रोजेक्ट का कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन चल रहा होता है, सब टारगेट फोल्डर के ही थ्रू हो रहा होता है भाई, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने किया क्या था इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने एक मेवन प्रोजेक्ट बनाया, मतलब मेवन प्रोजेक्ट वो भी वेब आर्क टाइप लेके, और साथ में यहाँ पे हमने कुछ डिपेंडेंसी डाल दी है, जैसे माइस्क्ल डाल दिया, क्योंकि माइस्क्ल का फीचर यूज़ करना चाहता हूँ। कल को आपने कहा कि नहीं मैं माइस्क्ल नहीं यूज़ करना चाहता हूँ, मैं यूज़ करना चाहता हूँ ओरेकल, तो ओरेकल डाल देने भैया। जो आप डालना चाहते हो उस पर्टिकुलर डेटाबेस की डिपेंडेंसी यहाँ डाल सकते थे। बाकी आप लॉम्बॉक यहाँ पे डाल सकते थे, जो कि यहाँ पे डाल दिया गया है, देखिए, है ना। हाइबरनेट की डिपेंडेंसी डाल दी गई है, तो हाइबरनेट हो गया, लॉम्बॉक हो गया, बस ये 2-3 डिपेंडेंसी है। ये फाइनल नेम करके जो आ रहा है, ये आपके प्रोजेक्ट का जार फाइल का नाम है, ठीक है। तो ये सारी कहानी है जो आपके प्रोजेक्ट बन के, प्रोजेक्ट की pom.xml में ये सारी चीज़ें डालनी होती है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने करा क्या है, नया चीज़ क्या करा, देखिए नया चीज़ ये करा है कि हम लोगों ने ना इस हाइबरनेट के प्रोजेक्ट में एचबीएम फाइल का सहारा नहीं लिया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि क्या हाइबरनेट की एप्लीकेशन बनाओ एचबीएम फाइल ना बनाओ? आपने कहा सर स्टार्टिंग से ही आपने यही बात पढ़ाई हमें कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जब भी एक हाइबरनेट एप्लीकेशन बनता है तो वहाँ एचबीएम बनती है, वहाँ सीएफजी बनती है, सारी कहानी बनती है। आपने कहा एचबीएम ही नहीं। अगर एचबीएम नहीं, क्योंकि एचबीएम क्या होती है, एचबीएम आपकी पर्सिस क्लास की इंफॉर्मेशन को रखती है, राइट। और पर्सिस क्लास जो होती है हमारी, यही पर्सिस क्लास है, एंटिटी क्लास जिसको हम बोलते हैं। तो क्वेश्चन है कि एचबीएम नहीं बनेगा तो पर्सिस क्लास की इंफॉर्मेशन कैसे होगी? तो देखिए इसके लिए हाइबरनेट में दूसरा मैकेनिज्म है। हाइबरनेट की एप्लीकेशन दो तरह से बन सकती है, विद एनोटेशन, विदाउट एनोटेशन। तो अगर आप एचबीएम बना रहे हो तो वो हो गया विदाउट एनोटेशन की कहानी। लेकिन हाइबरनेट के कौन से वर्जन से एनोटेशन का कंसेप्ट आया मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, शायद हाइबरनेट 3 से आया, शायद, मैं श्योर नहीं हूँ। तो हाइबरनेट 3 से आप हाइबरनेट एप्लीकेशन विद एनोटेशन बना सकते हो भाई। एनोटेशन का मतलब ये हो गया कि आप अपना एंटिटी क्लास बना रहे हो, अपना एंटिटी पैकेज बना रहे हो, और यहाँ पे आप अपना एनोटेशन यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ये देखिए एनोटेशन यूज़ कर रहे हो आप, ये सब एनोटेशन आपने यूज़ करा था कल। अच्छा, कल एक इंटरेस्टिंग बात आपने देखा, जो आपने कहा ये बात, देखिए ओटीपी की बात हो रही थी, ट्रांजिएंट हमने लगाया था, तो देखिए ट्रांजिएंट की एंट्री यहाँ पे नहीं हुई, देखिए हुआ ही कहीं, यहाँ नहीं हुई, ओटीपी वाला वेरिएबल नहीं आया क्योंकि उसको मैंने ट्रांजिएंट बनाया था। अच्छा, तो देखिए जब हाइबरनेट की एप्लीकेशन एनोटेशन से बनाते हो, वैसे एनोटेशन ही ज़्यादातर सिनेरियो में यूज होता है। तो एनोटेशन के लिए इन्होंने, हाइबरनेट वालों ने, देखिए एनोटेशन जब आप यूज़ करते हो ना, तो एनोटेशन की दो कैटेगरी है यार। एनोटेशन भी यहाँ दो जगह पे मिलते हैं, एक हाइबरनेट के एनोटेशन, एक सर जाकार्ता एक के। क्वेश्चन पूछूं, जैसे कि हम लोग के पास अभी 3 स्ट्रिंग है, नेम, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। मैं कोई चौथा ऐड कर देता हूँ, हम्म, ठीक है। और हम्म। जब फिर हम इस एप्लीकेशन को रन करवाएंगे तो एक नया टेबल जनरेट करेगा, अपने आप, नहीं 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 नहीं, नया टेबल क्यों क्रिएट करेगा? उसी में इसको ऐड कर देगा। ट्रंकेट कर देगा, ट्रंकेट कमांड चला देगा। तो दिक्कत हो जाएगा, फिर इसका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। कहाँ डेटा, नहीं ट्रंकेट नहीं, अल्टर कमांड। अच्छा, अल्टर कमांड ट्रंकेट नहीं, चलाएगा तो अल्टर इसको कमांड ऐड कर देगा इस वाले कॉलम ऐड को, कर, हाँ ऐड कर देगा। और डेटा हमारा बच जाएगा। हाँ कर लो ना, देखो कर लो ना, यहाँ पे देखो, डेटा तो रहेगा ही, क्या डेटा डिलीट हो जाएगा भाई, लो, प्राइवेट स्ट्रिंग स्टेटस, ठीक है ना, स्टेटस करके कॉलम, तो इसके लिए अल्टर कर देगा भाई, अल्टर रिमूव ट्रंक, अब मैं ट्रंकेट गलत बोल दिया मैंने, है ना, वो अल्टर कर देगा अभी, ठीक है ना, एप्लीकेशन बन गई। ये सर्वर को यहाँ से रीस्टार्ट कर दीजिए, अभी दिखाएगा कि ये अल्टर कमांड चलाएगा इसके पीछे, है ना, बट ये
अच्छा, ये काम तो टेबल वेबल क्रिएट करने वाला काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब रिक्वेस्ट जा रही है तब होना चाहिए, पहले ही हो जाना चाहिए था। तो हम ऐसा कोड यहाँ लिख सकते थे अपने हिसाब से, पर ठीक है, हमने रीस्टार्ट कर दिया। अब इसी को ही दोबारा मैं बैक कर देता हूँ और मैं इस बार श्याम करके डेटा डाल देता हूँ, श्याम@gmail.com, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ से 1 2 3 4। ठीक है भाई, अब देखो जैसे मैं यहाँ पे रजिस्टर बटन पे हिट करूँगा तो देखना यहाँ पे, ये देखो क्वेरी फायर होगा, यहाँ पक्का फायर होगा। क्वेरी चला बदे भाई, देखिए हो गया अल्टर, देखो अल्टर हो गया, ऐड हो गया कॉलम स्टेटस, और सारी क्वेरी ऐड हो गई। तो डेटा हमारा अभी भी पड़ा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, देखो ये हमारा कॉलम ऐड हो गया, इसमें मैंने कोई डेटा नहीं डाला तो नल डेटा आ रहा है। तो ये अपने आप सारी तरह की क्वेरीज को मैनेज कर रहा है, सारी तरह की क्वेरी को हैंडल कर रहा है, उसके बारे में हमें वरी होने की ज़रूरत नहीं है। तो सुनिए ज़रा, तो हम लोग अपने जेपीए की कहानी में क्या करने लगे, हम लोग अपने जेपीए की कहानी में हमने अपनी क्लास को एंटिटी, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई भी क्लास को जब तक आप @एंटिटी नहीं लगाओगे तो क्लास एंटिटी बीन नहीं बनेगी। तो सबसे पहले आपको क्लास को एज एंटिटी बीन बनाना पड़ेगा भाई, एंटिटी एंटिटी लगाना पड़ेगा। एंटिटी एनोटेशन लगाने मात्र से ही आपकी क्लास एंटिटी क्लास बन जाती है। ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर अगर आपको टेबल का नाम अलग से देना है तो इस तरह से दे सकते हो। ठीक है, नेम इज इक्वल टू समथिंग। और अगर आप चाहो तो नहीं, अगर अलग से टेबल टेबल यूज़ करना चाहते हो तो टेबल नाम का भी यहाँ पे एनोटेशन होता है, उसको भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, और यहाँ पे जिस तरह से आप जैसे HBM फाइल बनाते थे तो क्लास लिखते थे, क्लास का नाम बताते थे, लिखते थे नहीं लिखते थे, यहाँ पे क्लास बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने एनोटेशन लगा दिया @एंटिटी तो हमारे हाइबरनेट को पता चल गया कि भैया एक एंटिटी क्लास है ये। अब इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट डेटा में स्टोर होने वाला है, ये एक परसेस क्लास है, सिंपल सा मतलब है। और इस क्लास में ये जो वेरिएबल है ये आईडी है, आईडी का मतलब ये प्राइमरी की है, और इस प्राइमरी की का जो जनरेशन टेक्निक है वो आइडेंटिटी है, जो कि इंक्रीमेंट होगा, बट इसके लिए कोई सेपरेट टेबल मेमोरी में नहीं बनेगा। अगर इंक्रीमेंट करेंगे तो वो सेपरेट टेबल बना के इंक्रीमेंट करता रहता है, वो सब कहानी है, वो नहीं होगा यहाँ पे। बाकी ये सब हमारी जो वेरिएबल्स हैं अपने आप में कॉलम का नाम है। अगर आप बताओगे कि कॉलम का नाम, इसके कॉलम का नाम ये हो जाए, तो आप यहाँ पे दे भी सकते हो कि @कॉलम इज इक्वल टू भैया इस पर्टिकुलर वेरिएबल के कॉलम का नाम ये होना चाहिए, ऐसे आप यहाँ पे बता दो कि भैया इसके कॉलम का नाम मुझे ये दिखना है, इसकी साइज ये देनी है। तो सबके कॉलम का नाम, जैसे नेम, नेम नाम का हमारा वेरिएबल है, तो नेम का जो नाम है आपने U_नेम लिखना चाहते हो तो नेम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन देखो मैं तो यही कहूँगा, बट DBA का पर्सन होगा तो वो करता है, चेंज वेंज करता है, लेकिन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर क्यों चाहेगा बंदा भाई कि यहाँ पे नाम अलग हो, डेटाबेस में फील्ड का नाम अलग हो। तो जो भी हमारे ये वेरिएबल्स हैं इन्हीं नाम से ही अगर डेटाबेस में कॉलम बने होंगे तो बड़ा ही अच्छा लगेगा उसको मैप कराना, राइट। तो एक्चुअली ORM का मतलब समझ में आएगा हमें, और एक्चुअली हम ORM यूज़ करेंगे। यार ये बार बार एक्सेप्शन क्यों आ रहा है, कुछ लूप होल्स है हमारे प्रोग्राम में, कहीं कहीं क्लास कॉस्ट एक्सेप्शन आ रहा है, कुछ तो दिक्कत है, हमने कुछ 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 गड़बड़ी कर रखी है, कुछ ऐसा कर रखा है जो हमें नहीं करना चाहिए था अपने हमारे प्रोग्राम में। ठीक है ना, जिसकी वजह से ये एक्सेप्शन आ रही है, राइट। आपके केस में भी आएगी, थोड़ा देखिएगा, आप हमें बताइएगा कि सर ये प्रॉब्लम है या ये नहीं है, जो भी है ठीक है देखेंगे। तो एंटिटी क्लास पे कोई कन्फ्यूजन है बताइए, इसमें आईडी बना दिया, इसको आइडेंटिटी बना दिया, राइट, कॉलम देना है तो दे दिया, बड़ा ही सिंपल सी चीज़ है यार। ठीक है, ये जो पढ़ रहे हो ना, यही यही सेम कंसेप्ट आगे चल के जेपीए में भी पढ़ोगे, यही सेम कंसेप्ट, और यही सेम कंसेप्ट हर जगह यूज़ होने वाला है, स्प्रिंग बूट लेवल तक यूज़ होने वाला है। तो चीज़ें बदलेंगी नहीं, बहुत यही सेम चीज़ें चलती रहेंगी, रिपीट होती रहेंगी, है ना। बस आगे थोड़ा सा काम और आसान हो जाएगा, बट ये जो काम है इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, इसलिए आपको इस एनोटेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, राइट। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा काम आने, अगर आपको अब आपका हाइबरनेट का जो HBM फाइल था उससे अगर आपको नहीं उतना मज़ा आ रहा है तो उसको भूल जाइए, ख़त्म कर दीजिए। बट आपको हर चीज़ का एनोटेशन यहाँ ज़रूर याद करिए कि हाँ ट्रांजिएंट से आपने क्या करा भाई, आपने उस फील्ड के ऊपर ट्रांजिएंट लगा दिया जिसके लिए आपको नहीं कॉलम बनाना है। आपने एंटिटी लगाया तो इसका मतलब ये आपने उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट डेटाबेस में स्टोर करने जा रहे हो और इस क्लास को एंटिटी बीन बना रहे हो। @ID आपने लगाया है उस पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर जिसको आप प्राइमरी की बनाना चाहते हो, और प्राइमरी की बनाना मैंडेटरी है, ये हाइबरनेट का बेसिक रूल है। ऐसा नहीं कि आप आईडी नहीं बनाना चाहते तो प्राइमरी की नहीं बनाओगे तो काम हो जाएगा, नहीं। तो जो ORM है वो कुछ बेसिक ये सारे बेसिक जो डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट है वो फॉलो करता है, वो करके चलता है। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया भाई, अपनी परसेस क्लास बना दी। अब देखिए परसेस क्लास बना दिया, ठीक है, ये परसेस क्लास है,
इसको परसिस्ट क्लास बोलो, इसको एंटिटी क्लास बोलो, इसको एंटिटी बीन बोलो, क्योंकि इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट एक्चुअली डेटाबेस में स्टोर होने वाला है, परसिस्ट होने वाला है। इसका ऑब्जेक्ट सीरियलाइज होगा, डिसीरियलाइज होगा इंटरनेट पे, और इसका डेटा डेटाबेस में जाके स्टोर होगा, ठीक है ना। और इस क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अंदर के आने वाले हर एक वेरिएबल अपने आप में डेटाबेस के एक एक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे नेम नेम कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ईमेल ईमेल कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह से, राइट। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम में थोड़ा सा एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हम लोगों ने जब भी यूज़र से डेटा लिया, चलो तो फिलहाल वही उसके बारे में बात करेंगे। अभी इस एंटिटी में क्या प्रॉब्लम है बात करेंगे अभी फिलहाल। फिर हमने यहाँ पे CFG बनाई, तो आपने कहा सर CFG बनाई तो पहले HBM बनाते थे, तो HBM की एंट्री यहाँ पे करते थे। बस आपको बस CFG का वही पूरी कहानी है, हमें कुछ नया बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे इस बार नया क्या करने वाले हैं, इसमें सारी प्रॉपर्टी का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ ऐसा तो है नहीं जो नहीं समझ में आ रहा है, राइट। सारी प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अगर नहीं पूछ रहे तो इसका मतलब आ रहा है, और नहीं पूछोगे तो सर मैं बता इसमें पता है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि आपको अपनी एंटिटी क्लास की एंट्री यहाँ पे करनी है, जैसे आप पहले मैपिंग रिसोर्स लिखते थे, तो मैपिंग रिसोर्स अगर आप लिखते थे तो मैपिंग रिसोर्स करके आप अपनी क्लास का नाम बताते थे। अब इस बार क्या यहाँ पे लिख रहे हो, मैपिंग क्लास, अपनी क्लास का नाम बता रहे हो कि ये मेरी क्लास है, इसको मैप कर रहे हैं, इसको ऐसे ऐसे चला रहे हैं, सिंपल सा मतलब है, ठीक है। तो ये मैपिंग क्लास की कहानी यहाँ पे लिखी गई है। अच्छा, तो एक्चुअली क्या होगा, अच्छा इस बार हमने तो ये नया चीज़ किया है कि हमने HBM हटा के सीधे एंटिटी में सीधे अपनी परसिस्ट क्लास में एनोटेशन लगा दिया, और उस एनोटेशन की इस परसिस्ट क्लास की एंट्री CFG में कर दी। यही स्टैंडर्ड तरीका है, इसी को हम बार बार फॉलो करेंगे। और धीरे धीरे जब हम हाइब्रिड में आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ेंगे आगे, तो CFG की भी जरूरत हमें नहीं रहेगी। हम चाहें तो CFG को भी जावा कन्फिग्रेशन बना सकते हैं, समझ रहे हो, ये पूरी कन्फिग्रेशन को जावा बेस्ड कन्फिग्रेशन कर सकते हैं, तो CFG की भी जरूरत नहीं रहेगी, XML ही पूरी खत्म कर देंगे एकदम, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी थोड़ा सा रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने और एक चीज़ सोची, हमने सोची कि भाई हम हर बार बार है ना, मतलब अब हाइबरनेट के अंदर जैसे जैसे डेटाबेस कनेक्शन में स्टेप होते थे, ड्राइवर को लोड करना, JDBC कनेक्शन को बनाना, कनेक्शन को गेट करना, क्वेरी को एग्जीक्यूट करना, ये सब स्टेप होते थे कि नहीं होते थे? तो भाई हाइबरनेट में भी होते हैं। हाइबरनेट में क्या होता है, हाइबरनेट में कन्फिग्रेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, कन्फिग्रेशन को लोड करना, तो जैसे वहाँ ड्राइवर लोड करते थे, यहाँ कन्फिग्रेशन फाइल लोड करते हैं, वहाँ पे गेट कनेक्शन चलाते थे, यहाँ बिल्ड सेशन फैक्ट्री चलाते थे, है ना, बिल्ड सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिल जाता था। तो सेम स्टेप्स हैं, उसी तरह के मिलते जुलते स्टेप्स हैं जिसको आप रिलेट कर सकते हो। अगर आपको JDBC सब थोड़ा बहुत पढ़े हो तो आपको याद होगा कि वहाँ पे क्या करते थे भाई, वहाँ पे ड्राइवर को लोड करते थे, यहाँ ड्राइवर की जगह पे कन्फिग्रेशन फाइल को लोड कर रहे हो, लोड कन्फिग्रेशन फाइल। वहाँ पे कनेक्शन को गेट करते थे, यहाँ बिल्ड सेशन फैक्ट्री को गेट कर रहे हो, ठीक है। और बिल्ड सेशन फैक्ट्री को गेट करके उसके ऊपर ओपन सेशन मेथड चला रहे हो, और ओपन सेशन क्या है, सेशन का काम करती है। अच्छा, फिर सेशन के ऊपर आप चलाओगे सेव, परसिस्ट, लोड, गेट, फेट, जो भी चलाने चलाओगे, तो क्या ये कोड बार बार लिखोगे? इसीलिए मैंने इसके लिए सिंगलटन बना दिया, आप समझ रहे होगे, सिंगलटन बना दिया, सिंगलटन क्लास बना दी, ताकि जब जब हम मुझे, अच्छा सिंगलटन क्लास मैंने सेशन के लिए क्यों नहीं बनाया, क्योंकि जो सेशन होता है ना, वो किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होता है। अगर मेरे प्रोजेक्ट में हज़ारों ऑब्जेक्ट्स होंगे तो फिर तो वो दिक्कत कर जाएगा। अगर मैं कल को सेशन क्लोज करना चाहूँगा, एक सेशन का डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट में न चला जाए, दूसरा सेशन का डेटा तीसरे सेशन में न चला जाए, इसलिए मैंने सेशन फैक्ट्री का एक कनेक्शन प्रोवाइडर बनाया। तो मैंने ये चेक करा कि भाई फाइनल बना दिया, ये क्यों बना दिया, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। इनहेरिटेंस रोकने के लिए, एसोसिएशन रोकने के लिए ये स्टैटिक फैक्ट्री मेथड है, ताकि इस मेथड को जब भी कॉल करा जाए, पहली बार कॉल होगा तो सेक्स होगा सेशन फैक्ट्री की वैल्यू नल है, नल है तो भैया एक काम करो, कन्फिग्रेशन का ऑब्जेक्ट बनाओ, कन्फिगर मेथड चलाओ, बिल्ड सेशन फैक्ट्री से सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करके दे दो, राइट। और अगर सेशन फैक्ट्री में डेटा है ऑलरेडी तो पुराना ही सेशन फैक्ट्री हमें रिटर्न कराते रहना। तो ये हमने इसका एक सिंगलटन बना दिया। तो सिंगलटन बनाने से ये फायदा हो गया, अब आपको प्रोजेक्ट लेवल पे कहीं पे भी आपको बस इसी मेथड को चलाना है और आपको रिजल्ट मिलता रहेगा, काम होता रहेगा। ये हमने कहा काम। तो यूजर क्लास हो गई, सेशन फैक्ट्री क्लास हो गई, ये CFG क्लास हो गई। अब हमने बनाया था डाओ क्लास। डाओ क्लास में प्योर डेटा इंसर्ट अपडेट डिलीट का कोड लिखा था। ये सर्विस क्लास होती है, मान लीजिए सर्विस बिजनेस लॉजिक जहाँ पे लिखी जाती है प्योर, ठीक है ना। वो अपने बिजनेस लॉजिक को लिखने के लिए हमने ये क्लास बनाई है। अच्छा, लेकिन हम यूज़र से इनपुट कैसे ले रहे हैं, तो उसके लिए जब एप्लीकेशन चलती है, जैसे आपने राइट क्लिक करके रन एज करके आप एप्लीकेशन को रन कर रहे हो, जैसे रन करके आप एप्लीकेशन को चलाते हो तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एप्लीकेशन चलती है। एप्लीकेशन के अंदर हमारी वेब एप्लीकेशन के केस में सबसे पहले वेब डॉट एक्सएमएल चलता है, और वेब डॉट एक्सएमएल में ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, वेब डॉट एक्सएमएल में ऑलरेडी लिखा हुआ है वेलकम फाइल लिस्ट। तो जो वेलकम फाइल लिस्ट इसमें है नहीं,
बट वेलकम फाइल लिस्ट जो इंटरनली सर्वर के अंदर होती है वो उसको ये इंस्ट्रक्शन है कि भैया हमें इंडेक्स वाली फाइल को चलाना है, सबसे पहले इंडेक्स वाली JSP चल जाती है। अब इस इंडेक्स JSP पे तो हमने कोई कोडिंग करी नहीं है, यहाँ पे मैंने न्यू यूज़र का एक कोड लिख रखा है। तो जब न्यू यूज़र बटन पे क्लिक करते हो, जैसे न्यू यूज़र पे आपने क्लिक किया, देखिए जैसे जैसे एप्लीकेशन चलाते हो तो यही पेज आता है ना भाई, यही पेज आता है ना। न्यू यूज़र पे क्लिक करते हो तो न्यू यूज़र की JSP पेज ओपन हो जाती है, ये देखिए सामने। अभी इसलिए नहीं ओपन हो रही क्योंकि सर्वर बंद है। अब न्यू यूज़र की जो JSP पेज ओपन हो रही है ना, उसमें मैंने रजिस्टर JSP को ओपन करा रखा है। अब रजिस्टर JSP में हम यहाँ पे ऐसा क्या कोड लिखें कि हमारा डेटा डेटाबेस में स्टोर हो जाए, है ना, ये तो क्वेश्चन है हमारा। तो भैया देखिए जे रजिस्टर डॉट JSP को ओपन करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। देखिए रजिस्टर डॉट JSP में हमने क्या कर रखा है भाई, तो रजिस्टर डॉट JSP के अंदर हमने क्या कर रखा है कि यहाँ पे हमने सारा ये डिजाइनिंग का कोड कर रखा है। आपको पता ही है, लेबल लिखने से, टेक्स्टुअल बनाने से सब सारी चीज़ें बन के आ जाती हैं। इनमें सबका जो लॉजिकल नेम मैंने ले रखा है एकदम डिट्टो सेम अपनी एंटिटी क्लास के लिए ले रखा है। जो हमने एंटिटी क्लास बना रखी है ना, वही नेम से हमने ले रखा है, सेम नेम से ले रखा है। जैसे मैंने नेम में वैल्यू सेट करना है, ईमेल मोबाइल पासवर्ड में सेट करना है, तो मैंने एकदम डिट्टो ऐसे ही वैल्यू बना रखी है, सेम उसी तरह से ले रखी है जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है भाई। अच्छा जी, जैसे रजिस्टर बटन पे हिट मारते तो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, डू रजिस्टर JSP पे जाती है। तो डू रजिस्टर मतलब हमारी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होती है डू रजिस्टर पे। डू रजिस्टर पे जब रिक्वेस्ट गई तो डू रजिस्टर पे जरा जाते हैं। डू रजिस्टर पे मैंने क्या कोड लिख रखा है, मैं देखो डू रजिस्टर पे मैंने ये कोड लिख रखा है कि यूज़र से डेटा को गेट करो और गेट करके बिन में सेट करो। तो देखो यूज़र से डेटा को गेट करना, बिन में सेट करना, तो अगर अगर आप नॉर्मल तरीके से करोगे तो यार बड़ा टाइम लग जाएगा भाई, बहुत टाइम लग जाएगा, बड़ा मेहनत का काम हो जाएगा कि एक एक करके डेटा को गेट कर रहे हो, बिन में ले जाके सेट कर रहे हो, बड़ा ही हेडक वाला काम हो जाएगा एक तरह से, राइट। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। डेटा को गेट कर रहे हो, बीन में सेट कर रहे हो, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे JSP का एक प्रॉपर्टी होती है, JSP का एक टैग होता है यूज बीन। यूज बीन टैग क्या करता है, हमारे बीन क्लास का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बना देता है। तो हमने लिखा मतलब किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना देगा। तो मैंने यहाँ पे दे दिया यूज़र और यहाँ दे दिया DTO, इन दोनों क्लासेस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ये ID वेरिएबल में अपने आप स्टोर हो जाएगा। ये काइंड ऑफ क्या कर समझ लो कि ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है डिपेंडेंसी, ये हो रहा है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। समझ रहे हो, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल ही चल रहा है यहाँ पे कहानी, एक तरह से एक काइंड ऑफ। क्योंकि हम अपनी क्लास का नाम बता रहे हैं, ये मेरी क्लास है, ये मेरी क्लास है, ये DTO क्लास है, ये यूज़र क्लास है। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना देना और इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना देना। ऑब्जेक्ट बना के इसके वेरिएबल का नाम यू हो गया, इसके वेरिएबल का नाम हो गया डाओ। समझ पा रहे हो आगे आप, समझ रहे हो। और फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा कि मुझे यूज़र से डेटा को गेट करना है। अब देखो अब होना क्या चाहिए, जब एप्लीकेशन को रन करेंगे, हम मान लीजिए ये मेरी एप्लीकेशन है, ये मेरा फॉर्म है, ये मेरा फॉर्म है, इस फॉर्म में मैंने ऐसे डेटा भरा और डेटा भर के रजिस्टर बटन पे हिट मारा। तो कायदे से होना क्या चाहिए, सबसे पहले डेटा को गेट करना चाहिए और गेट करके ले जाके बीन में स्टोर करना चाहिए, राइट। तो मैंने कोई बीन क्लास अलग से बना नहीं रखी है यार, मेरी एंटिटी क्लास ही मेरे लिए बीन है। तो डेटा को गेट करके बीन में स्टोर करने के लिए बस मैंने क्या करा, ये सिंगल लाइन लिख दिया, सेट प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी इक्वल टू स्टार, तो प्रॉपर्टी इक्वल टू स्टार मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी क्लास जिसका नाम, जिसका रेफरेंस वेरिएबल यू हो। तो यू नाम के रेफरेंस वेरिएबल वाली क्लास में, यानी कि यूजर क्लास में, एक काम करो उसके प्रॉपर्टी इक्वल टू स्टार लिख दिया। स्टार का मतलब क्या है कि नेम का डेटा सेट नेम में चला जाए, ईमेल का डेटा सेट ईमेल में चला जाए, पासवर्ड का डेटा सेट पासवर्ड में चला जाए, मोबाइल का डेटा सेट मोबाइल में चला जाए। तो सारा डेटा एक एक करके जाके यहाँ पे स्टोर हो जाए। बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं हो रहा है, आ रहा है आपको? अगर नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि क्या हो रहा है कहानी। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ भाई। कि जो मैं ऐसे डेटा भर रहा हूँ, ये सारा डेटा ऐसे ऐसे जो मैं भर रहा हूँ और भर के रजिस्टर बटन पे हिट मार रहा हूँ, तो ये सारा डेटा जो है कहाँ जाके स्टोर हो रहा है, कैसे जाके स्टोर हो रहा है। तो ये सारा डेटा इस JSP पेज में, ये जो JSP पेज है, यहाँ से सारा डेटा गेट करा जा रहा है। गेट कैसे करा जा रहा है, कौन गेट कर रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू गेटिंग द डेटा एंड सेटिंग द डेटा। भाई यही जो मेथड है सारा काम कर दे रही है। ये जो टैग है, सॉरी, सेट प्रॉपर्टी टैग। सेट प्रॉपर्टी टैग क्या कर रही है, इसको मैंने दिन में चेक किया तो वो गेट पैरामीटर वगैरह से भी हाँ गेट फाइंड कर, पैरामीटर से भी कर सकते हैं, वो लंबा काम हो गया ना। नहीं मतलब डेटा नहीं आ रहा था ना, ये चेक करने के लिए कि डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रिंट करवाना था, डेटाबेस में नहीं जा रहा था, तो मुझे देखना था कि वहाँ से डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है फॉर्म से। तो उस नहीं आ चीज़ रहा था डेटा। नहीं आ रहा था, तो मुझे पता नहीं था गेट पैरामीटर होता है। फिर मैंने देखा इंटरनेट पे तो मिला, तो चेक भी किया, तो उससे पता चला गेट कि हाँ पैरामीटर से, गेट पैरामीटर भी तरीका होता है, बट गेट पैरामीटर से एक एक करके डेटा गेट करोगे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक एक करके डेटा नहीं गेट करना है। अगर आपने अपने एट्रीब्यूट का नाम, अपनी प्रॉपर्टी का नाम जिसमें डेटा सेट कर रहे हो, उसमें अपने लॉजिकल नेम, ये जो नेम है, ये नेम
नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड एकदम सेम ले रखा है, और उसी नाम से ही आप अपने वो क्लास जिसमें डेटा सेट कर रहे हो। देखो एक्चुअली ना एक थोड़ा सा यहाँ लैगिंग जो मैं कमी जो है मैं ये बता रहा हूँ कि हम अपना फॉर्म से डेटा को गेट कर रहे हैं और अपनी एंटिटी ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली डेटा को सेट कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है, गलत है। मतलब हमें अपने डेटा को गेट करके है ना अपनी एंटिटी ऑब्जेक्ट में ही डायरेक्ट सेट नहीं करना चाहिए। आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? भाई ये जो एंटिटी क्लास है ये सीधे डेटाबेस से रिलेटेड है, राइट? ये डेटाबेस का लॉजिक अपने अंदर रखी है। अब वो डेटाबेस का लॉजिक है, अगर मान लो यूजर से डेटा, यूजर क्या कर रहा है, यूजर ने क्या करा, समहाउ यूजर यहाँ से थोड़ा खुरापाती बन गया। वो क्या करने लगा, वो एसक्यूएल इंजेक्शन करने की कोशिश कर रहा है, या वो कुछ इस तरह से वैल्यू भेजने की कोशिश कर रहा है जो डेटाबेस में नहीं जानी चाहिए। अब अगर मान लीजिए उसने गलती से कुछ ऐसी वैल्यू डाल दिया जो हमारे डेटाबेस में जाके कुछ हार्म पहुंचा सकती है, राइट? तो वो इस पर्टिकुलर डेटा में जाके सेट हो जाएगी, और जो यहाँ पे जाके सेट हो जाएगी, अब ये डेटा इस ऑब्जेक्ट में सेट हो रहेगी, तो ये ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा अगर चल जाएगा तो डेटा भी तो चला जाएगा वहाँ, दिक्कत तो हो जाएगी ना। तो एटलीस्ट बिफोर सेटिंग द डेटा वी शुड वैलिडेट दैट डेटा कि भाई वो डेटा वैलिड है कि नहीं है वगैरह वगैरह, वो सब चेक कर ले पहले। तो इसीलिए बीच में एक और लेयर हम बनाते हैं, एक और क्लास बनानी चाहिए हमें जो डेटा को गेट करे और वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करके रखे। समझ रहे हो? फिर अगर ऐसा कर देंगे तो फिर उस डेटा को, उस ऑब्जेक्ट को, है ना, उस ऑब्जेक्ट को हम पहुंचाएंगे कैसे? मतलब उस ऑब्जेक्ट को फिर हमें स्टोर करना पड़ेगा एंटिटी में। मतलब उस क्लास को हम डीटीओ क्लास भी बोल सकते हैं, वैल्यू ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, जो भी बोलिए। लेकिन फिर उस डीटीओ ऑब्जेक्ट को एंटिटी ऑब्जेक्ट में हमें कन्वर्ट करना पड़ जाएगा, वो थोड़ा लंबा कहानी पड़ जाएगी, लेकिन हम करेंगे जरूर वो। उसका कन्वर्जन के लिए फिर हमें थोड़ा सा कोडिंग करनी पड़ेगी। मॉडल मैपर, रैपर क्लासेस जो भी है, मॉडल मैपर या ऑब्जेक्ट मैपर जो भी है, उनका यूज़ करना पड़ेगा। आगे चल के उसको हम करेंगे, अभी के लिए सफिशियंट है, ठीक है? तो तो कहने का मतलब ये जो जेएसपी हमारी फाइल है ये डेटा को गेट कर रही है। और प्रॉपर्टी इक्वल टू स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब नेम का डेटा, ये इसके लॉजिकल फील्ड का नाम क्या है? नेम है ना। इसके लॉजिकल फील्ड का नाम ईमेल है ना। तो नेम का डेटा सेट नेम में डाल दो, ईमेल का डेटा सेट ईमेल में डाल दो, मोबाइल का डेटा सेट मोबाइल में डाल दो, पासवर्ड का डेटा सेट पासवर्ड में उठा के डाल दो। तो ये सारा डेटा उसके सेटर मेथड पे जाके सेट हो जा रहा है। समझ रहे हो? किस क्लास के? इस यूजर क्लास के। ठीक है? तो बस फॉर्म से डेटा गेट हो रहा है, यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट बन जा रहा है। तो पता है जैसे यूजर क्लास मेमोरी में आती होगी ना, यूजर क्लास की मेमोरी में आते ही वो टेबल टूबल की कहानी सब हो जाती होगी, पहले ही टेबल बन जाती होगी, राइट? और सारा डेटा गेट वेट हो जाता होगा और जाके बीन में सेट हो जाता होगा। तो अल्टीमेटली हमारा सारा डेटा गेट होके कहाँ पे पहुंच गया बताओ? इस यू नाम के ऑब्जेक्ट में पहुंच गया। यू नाम के ऑब्जेक्ट में पूरा डेटा मेरा है। तो फॉर्म से डेटा गेट भी हो गया, यू नाम के ऑब्जेक्ट में पहुंच चुका है। अब यू नाम के ऑब्जेक्ट को मैंने डाओ क्लास को दे दिया, मैंने कहा ये मेरी डाओ क्लास है। डाओ क्लास एक दूसरी सेपरेट क्लास, हम चाहते तो घाव माऊ सब एक साथ, यू नो, एक साथ दही जमा सकते थे गाँव माऊ दही जमाऊ, है ना मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? एक साथ पूरा कोड एक साथ लिख सकते थे, लेकिन हमने प्रॉपर पैटर्न फॉलो करके लिख दिया, अलग अलग थोड़ा सा कैटेगराइज करके लिख दिया। बहुत स्टैंडर्डाइज नहीं लिखा है, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड बना दिया कि डाओ एक अलग लेयर बना दिया, एंटिटी अलग लेयर बना दिया, सेशन फैक्ट्री प्रोवाइडर अलग बना दिया, एक एंटिटी लेयर भी बना सकते थे हम। तो अल्टीमेटली जो हमारा डेटा गेट हुआ है, गेट होने के बाद हम चाहते तो ये सारा कोड यहाँ पे नहीं लिखते, हम ये पूरा ही जो जो आप कह रहे हो ना डेटा को गेट करो, अभी मैं न डाओ बनाऊँ न डीटीओ बनाऊँ न कुछ बनाऊँ, कुछ भी ना बनाऊँ। मैं कह तो रहा हूँ मैं यहाँ से सारी फाइलों को डिलीट कर सकता हूँ। मैं इसको भी डिलीट कर, नहीं एंटिटी रहेगा, डाओ डिलीट कर दो, सेशन फैक्ट्री डिलीट कर दो, है ना। सबको डिलीट करने के बाद सारा कोड यहीं पे लिख दो, यहीं पे लिख दो स्क्रिप्टलेट टैग में। लेकिन बस वही हो जाएगा कि आपने सारा लॉजिक एक साथ एक जगह पे लिख दिया, जो कि सही नहीं है, टेक्निकली थोड़ा सही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो प्रॉपर अपने सेपरेशन ऑफ कंसर्न, आप अपने अलग अलग कंसर्न को सेपरेट करके रखिए। आप अपने अलग अलग कोड को, जिसकी अलग अलग जिम्मेदारी होगी, उसको अलग अलग करके लिखिए। ठीक है? तो ठीक है भाई, परफेक्ट वाली बात हो गई। तो हमने क्या कर दिया, इसीलिए जो यूज़र के ऑब्जेक्ट का डेटा आया उसको सेव यूज़र मेथड को दे दिया। मैंने डाओ के सेव यूज़र मेथड से कहा लिए लो मेरा यूज़र ऑब्जेक्ट और तुम इस डेटा को सेव करो। तो ये डाओ क्लास का सेव यूज़र मेथड यहाँ से चलता है और ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे एक बात समझना है, अगर मान लीजिए गलती से बंदा नल यहाँ पे भेज देता है, यहाँ से कोई डेटा ही नहीं भेजता है, लो यहाँ से कोई डेटा ही नहीं भेजता है, आप तो पॉजिटिव डेटा सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि सब कुछ मज़ेदार है, बहुत अच्छा है, राइट? लेकिन अगर उसने कुछ डेटा ही नहीं डाला और ब्लैंक वैल्यू भेज भेज के और सबमिट मार दिया, तब तो ये डेटा ब्लैंक स्टोर कर देगा, राइट? तो आपको यहाँ नल हैंडलिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये आपको काम करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्या कर सकते हो, राइट?
मतलब डेटा को सेट करने से पहले उसकी नल उसका वैलिडेशन कर दो। तो वैलिडेशन कैसे करोगे? तो भैया इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये लॉम्बॉक हटाना पड़ेगा, लॉम्बॉक हटाना पड़ेगा। लॉम्बॉक हटा के इस पर्टिकुलर वेरिएबल का सेटर गेटर खुद बनाना पड़ेगा, और सेटर के अंदर आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा। जो डेटा आ रहा है वो नल तो नहीं ना है, वो ब्लैंक तो नहीं ना है, इस तरह का कोड लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ धीरज? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? डेटा को गेट करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि डेटा नल तो नहीं ना है, सेटर मेथड के अंदर। करके दिखाऊं? मैं बताऊं, देखो ऐसे, जैसे मैं लॉम्बॉक नहीं लगाऊंगा तो जाहिर सी बात है लॉम्बॉक नहीं लगाऊंगा तो सेटर गेटर नहीं बन के आएगा। अब सेटर गेटर नहीं बन के आएगा तो मुझे इसका सेटर गेटर खुद बनाना पड़ेगा। अब आप कह रहे हो कि सर आप सेटर गेटर बनाना क्यों चाह रहे हो? भाई सेटर गेटर इसलिए मैं बनाना चाह रहा हूँ ताकि डेटा को सेट करने से पहले मैं उसका क्या करूँ, उसमें वैलिडेशन लगाऊं। अच्छा, आपकी मर्जी है, आप डेटा को सेट करके वैलिडेट करना चाहते हो, सेट करते टाइम पे वैलिडेट करना चाहते हो, या सेट कर चुके हो अब अलग से वैलिडेट करना चाहते हो, ये भी हो सकता है। दोनों केस हो सकता है। आप सेटर के अंदर तो अब आप ईमेल में डेटा को सेट करने से पहले यहाँ ब्लैंक चेक करा लो कि डेटा ब्लैंक तो नहीं है, यहाँ डेटा ब्लैंक तो नहीं है, यहाँ तो डेटा नल तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है। समझ रहे हो? लेकिन एक तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका क्या हो सकता है, क्या लग रहा है आपको? मैं बता रहा हूँ क्या कर सकते हो। आप क्या करो, एक अलग से यूटिल्स डिज़ाइन करो, अलग से यूटिलिटी डिज़ाइन करो यहाँ पे। राइट, जैसे आपने ये पैकेज बना रखा है तो ऐसे एक यूटिल पैकेज बनाओ, उसमें वैलिडेशन क्लास का एक मेथड बनाओ, वैलिडेट नाम का मेथड बनाओ। बेसिक जावा, कोर जावा जब ऊप्स पढ़ाते हैं तभी आपको सिखाते हैं वो चीज़ें हम। तो आप क्या करो, ये जो यूज़र ऑब्जेक्ट है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, जेएसपी, ये जेएसपी है ना, ये जो यूज़र ऑब्जेक्ट है ना भाई, कौन सा यूज़र ऑब्जेक्ट, कहाँ गया यूज़र ऑब्जेक्ट, ये तो यूज़र ऑब्जेक्ट है। इस यूज़र ऑब्जेक्ट को इस सेव यूज़र भेजने से पहले, इस जगह पे भेजने से पहले, सेव कराने से पहले, जो वैलिडेशन क्लास का वैलिडेट मेथड है उसके पास भेज दो। जैसे मान लो कि मैंने कोई क्लास बनाया, लेट सपोज वैलिडेशन, तो वैलिडेशन एक क्लास बनाओ यूटिल के अंदर, और उसके अंदर एक मेथड बनाओ वैलिडेट, जो अलग अलग तरह से डेटा को वैलिडेट करेगी, है ना। इस पूरे यूज़र ऑब्जेक्ट को भेज दो उसके पास, अब वो डेटा को वैलिडेट करेगी अपने हिसाब से। क्वेश्चन है कि क्या क्या वैलिडेट करेगी, तो सब कुछ वैलिडेट करेगी, उसमें नल है तो नहीं, उसमें उसका फॉर्मेट सही है कि नहीं, उसका सारा डेटा सही है कि नहीं, सब कुछ अगर सही है, अगर सब कुछ सही है तो फिर उसका बुलियन वैल्यू ट्रू आ जाएगी, और अगर ट्रू आ जाएगी तब ये सेव मेथड को चलाओ। तो भाई इस तरह से आप नल वल से हैंडल हो सकते हो। तो कोड लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे उठाया सब कुछ गाँव माँव करके लिखते चले जा रहे हो, लिखते चले जा रहे हो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन कभी सोच रहे हो कि अगर नल वैल्यू आएगी तो क्या होगा, कोई एक्सेप्शन आएगी तो क्या होगा? तो इस चीज़ के बारे में बहुत ध्यान से सोचने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि एकदम ज़बरदस्ती लिखते गए लिखते गए लिखते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कल ये मैं एक्सपेक्ट करूँगा कल मुझे आप ये चीज़ दिखाओगे, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो काम हो जाएगा। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, यही काम आगे चल के हमारे पास वैलिडेशन फ्रेमवर्क होते हैं, जो ये काम आपको खुद ही करके दे देंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? वो काम खुद ही करके दे देंगे, लेकिन भाई उस काम को करने सर में। मैं भी सोच रहा हूँ कि जैसे हम लोग पहले कोर पीएचपी पे काम करते थे ना, तो हाँ। पीएचपी में एक फंक्शन दे रखा है HTML कैरेक्टर्स करके एक, कि जो भी हम्म, यहाँ पे अगर जैसे इनपुट में ही कोई सोच रहा है कि हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख के और डायरेक्ट जावा उसमें भेज दे डेटाबेस में, लिख तो लेगा, लेकिन वो फंक्शन उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है जितना जावास्क्रिप्ट का कोड होता है। जाएगा हम्म, तो सही लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा। और हम्म, लारावेल ने तो पूरा वैलिडेशन ही दे रखा है, जाओ हम्म। एक एक लाइन तो लिखना है, सब पूरा फॉर्म ही वैलिडेट कर देगा एक लाइन में। तो उस खैर तरह का अपने से भी चीज़ बन जाएगा। उस तरह का हमारे पास चीज़ है, लेकिन हम खुद लिखेंगे तो बहुत थोड़ा हमारा ब्रॉड होगा, चीज़ों को हम सोच पाएंगे। ठीक है, हाँ। तो इसमें खुद हम लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, मान लीजिए ये डेटा चला गया सेव यूज़र के पास। सेव यूज़र मेथड जो है ना, ये डाओ मेथड है। इस डाओ में सीधे हमें लॉजिक नहीं लिखना चाहिए एक्चुअली। एक काम और यहाँ पे कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। ये जो पैकेज का नाम हमने डाओ दिया है ना, इसके पैकेज का नाम, अगर हम थोड़ा नॉर्मल MVC पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सोच रहे हैं, नॉर्मल जो हमने अभी स्प्रिंग कोर में पढ़ाई करी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो क्यों ना इसका नाम हम सर्विस दे दें, तो अच्छा लगेगा। बोलो, इसके पैकेज का नाम सर्विस दे दें तो अच्छा लगेगा ना। और सुनो, और इंटरेस्टिंग कर देते हैं थोड़ा। तो इसके पैकेज का नाम सर्विस दे दिया, चलिए सर्विस लेयर हो गया। अब सर्विस लेयर में यहाँ पे एक बना दें हम, एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाएगा, एक बना दें हम इंटरफेस। क्या बना दें? इंटरफेस, जिसका नाम रख दें जी यूजर नाम का, या यूजर सर्विस नाम का इंटरफेस। राइट। अब यूजर सर्विस इंटरफेस में यहाँ पे हम अपने मेथड डिक्लेयर कर लें, जो हम अपनी वेबसाइट में बनाना चाहते देना चाहते हैं। लाइक जैसे पब्लिक और वाइड, या पब्लिक रिटर्न तो कुछ कराना चाहिए भाई, कुछ ना कुछ तो रिटर्न कराना चाहिए। तो मान लीजिए कि मैं इसे रिटर्न करा देता हूँ स्ट्रिंग, तो पब्लिक रिटर्न टाइप स्ट्रिंग और मेथड का नाम
सेव यूजर, तो सेव यूजर नाम का हमने एक मेथड बना दिया, ऐसा हम कर सकते थे, राइट। सेव यूजर मेथड बना दिया। ऐसे ही मैंने पब्लिक रिटर्न टाइप स्ट्रिंग और मेथड का नाम लॉगिन यूज़र दे दिया, ठीक है। सेव यूज़र, लॉगिन यूज़र, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे मेथड हम अपने यूज़र सर्विस इंटरफेस में बना के डिक्लेयर करके छोड़ सकते हैं, राइट। अच्छा, अब ये जो यूज़र डाओ क्लास है, एक्चुअली में यूज़र डाओ नहीं होगा, इसका नाम रिफैक्ट करके इसका नाम हो जाएगा यूज़र सर्विस IMPL, ये होगा। यूज़र सर्विस की इम्प्लीमेंटिंग क्लास होगी एक्चुअली में ये। और यूज़र सर्विस क्लास की इम्प्लीमेंटिंग क्लास इंटरनली इम्प्लीमेंट करेगी यूज़र सर्विस को। किसको इम्प्लीमेंट करेगी? यूज़र सर्विस को कर दी, यूज़र सर्विस को इम्प्लीमेंट करा दी, राइट। और ये करेगी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को ओवरराइड। तो अब इस मेथड में हम सारा कोड लिखेंगे। एक्चुअली एक काम कर लेते हैं ना, ये जो हमने मेथड बना रखा है जिसका नाम सेव यूज़र दे रखा है, गलती कर दिया मैंने यार, यहाँ पे यूज़र टाइप का पैरामीटर लिया नहीं, क्योंकि यहाँ पे यूज़र पैरामीटर लोगे तभी तो काम आएगा यूज़र, और यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा यूज़र, ठीक है ना। ये इस तरह से हम अपने मेथड को सोच के डिक्लेयर कर सकते हैं। और डिक्लेयर करने के बाद अब ये जो मेथड का नाम है, ये क्या नाम है भाई? सेव यूज़र। तो मैं इसका नाम सेव यूज़र लिख देता हूँ, बस काम हो जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं कहेगा ये। तो मुझे ये सेव मेथड सेव यूज़र लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। अब ये सेव यूज़र मेथड, अच्छा इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है तो मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ, ठीक है भाई। तो सेव यूज़र मेथड में अब यहाँ से रिटर्न कराऊंगा, ठीक है। रिटर्न क्या कराऊंगा? अच्छा देखो, ये कमिट अगर मान लो चल गया मेरा, और आपको पता है कि अच्छा ये परसिस्ट मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता है ना, परसिस्ट मेथड का रिटर्न टाइप वाइड है। अच्छा ठीक है, तो अच्छा मान लीजिए कमिट मेथड चल गया, तो मैं यहाँ से यहीं से रिटर्न करा सकता हूँ क्या? सक्सेस नाम का एक स्ट्रिंग रिटर्न करा सकता हूँ ना, सक्सेस रिटर्न करा सकता हूँ। लेकिन थोड़ा सा मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं मज़ा आ रहा है? कमिट मेथड भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता है, और परसिस्ट मेथड, तो इसलिए सेव मेथड हम चलाते तो सेव मेथड रिटर्न करता था वैल्यू, बट सेव मेथड डिप्रिकेट हो गया भाई, सेव मेथड डिप्रिकेट हो गया यार। सेव एंटिटी और प्लस ऑब्जेक्ट, सेव और तो सेव और अपडेट कर देते हैं ना, ये भी डिप्रिकेट हो गया यार, ठीक है। ठीक है, परसिस्ट ही चलाना पड़ेगा। चलो सक्सेस लिख देते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ फेल कब होगा उसका भी तो केस लिख सकते थे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। और ऐड एन इम्प्लीमेंटेड मेथड एक और कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखो, ये हमारा वो हो गया लॉगिन का मेथड, और ये क्या होगा? सेव का मेथड, राइट। तो मतलब हमने अभी नया क्या कहानी करी? नया ये कहानी करी, जो सीधे कोड डाउन में लिख रहे थे वो हम बेस में एक सर्विस लेयर बना दिया, हमने सर्विस बना दिया, है ना। अगर इसमें थोड़ा सा स्प्रिंग कोर और होता तो मैं @सर्विसेज को एनोटेट भी कर सकता था, राइट। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो वो उसी फ्लेवर को हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो, अब ये हमारा वो प्योर बिजनेस मेथड बन गया, लेकिन यार एक समस्या हो जाएगी। अब हमारी जो JSP है ना, वहाँ पे मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अच्छा ये तो ऑलरेडी रिफैक्टर हो गया यार, अपने आप हो गया। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये सर्विस, यहाँ पे सर्विस भी हो गया, कितना अच्छा बात है यार। और इसका नाम डाओ है तो कोई इससे फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब ये डाओ से ये वैल्यू जो रिटर्न होगी ना, ये रिटर्न वैल्यू रिटर्न होके यहाँ पे आएगी, ये रिटर्न होके यहाँ पे आएगी, स्ट्रिंग MSG। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, क्या चेक कर सकते हो? कंडीशन लगा सकते हो कि इफ़ ये जो MSG है डॉट इक्वल्स, या MSG नॉट इक्वल टू नल, मान लीजिए नल नहीं है, मतलब उसके अंदर कुछ मैसेज है, कुछ डेटा है, तो आप एक काम करो, अब हमारी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दो अगले पेज पे। वो पेज कौन सा होगा? तो वो होगा हमारा, लेट से तो JSP कॉलन फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में मैंने बोल दिया कि अब मुझे भेज दो इसको इंडेक्स पेज पे, तो index.jsp पे हम पहुंच जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो ये स्क्रिप्टलेट टैग है, देखो यहाँ से इसे बंद करना पड़ा, क्योंकि ये जो स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर नहीं लिखा जा सकता था। अब फिर से मुझे स्क्रिप्टलेट टैग को ओपन करके और यहाँ पे क्लोज करने का कोड लिखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू नल है तो, और अगर कोई एक्सेप्शन है तो यहाँ पे एल्स लिखना पड़ेगा। और एल्स में यहाँ पे क्या करेंगे भाई? एल्स में यहाँ पे हम चाहें तो कोई मैसेज दे दें, out.println में कुछ इशू है ना, कुछ इशू है, ऐसे कुछ भी हम लिख सकते थे, राइट। तो इफ एल्स करके प्रॉपर उसका हैंडलिंग कर सकते हैं यहाँ, एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह, राइट। तो अभी भी वही कोड है, सब कुछ वही कहानी है, अगर आप देखो तो सारी चीज़ वैसे ही है, राइट। थोड़ा सा स्टैंडर्ड बना दिया हमने। फ्लो तो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे कहानी चल रही है, राइट। तो
चलाते हैं भाई एप्लीकेशन को, दोबारा ज़रा चलाते हैं, देखते हैं ये चीज़ मैसेज वैसेज प्रिंट होके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रन कर देते हैं एप्लीकेशन को, यहाँ पे जाते हैं, नेक्स्ट करते हैं और फिनिश कर देते हैं। ठीक है, फिनिश कर दिया जी, एप्लीकेशन रन हो गई। ओके, तो ऑलमोस्ट काम हमने वही कर दिया, लेकिन थोड़ा सा अभी नया कर दिया है। अब हम यहाँ नया डेटा स्टोर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जावा स्टोर कर दिया, java@gmail.com कर दिया, मोबाइल नंबर 123456788910 कर दिया। ठीक है, और पासवर्ड 1234 लिख दिया। ठीक है, और रजिस्टर कर दिया। अब ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद इंडेक्स पेज पे अपने आप चला जाएगा, राइट, अगर डेटा सक्सेसफुली डेटाबेस में स्टोर हो गया तो, राइट। और नल हैंडलिंग हमें करनी पड़ेगी। अभी हमारा ये सर्वर टॉमकैट सर्वर की वजह से एप्लीकेशन थोड़ा स्लो चल रहा है, राइट। देखो ये आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो भाई अगर ये प्रोसेस आपको पूरा समझ में आ रहा है ना, तो आप अपना जेएसपी ही, कोई जेएसपी में बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, जेएसपी और हाइबरनेट का यूज़ करके आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, राइट। अपना दिमाग लगा सकते हो, यहाँ पे स्प्रिंग कोर का जो भी चीज़ है यूज़ कर सकते हो, और बढ़िया आप काम कर सकते हो। इसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। एक काइंड ऑफ मिनी प्रोजेक्ट बनाओ, अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट बनाएंगे हम। स्प्रिंग जेएसपी में बना सकते हैं, स्प्रिंग हाइबरनेट बना सकते हैं, आगे चल के नॉर्मल जेएस हाइबरनेट जेएसपी से बना सकते हैं। तो कुछ भी ऐसा छोटा मोटा एप्लीकेशन स्टार्ट करो। ठीक है, फिलहाल इतना ही रहने